तो ये है झारखंड का बजट 2022-23 और ये है पार्ट 2 वीडियो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, जरूर देखिएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आखिर बजट कौन पास करता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। और वहां पे हमने योजनाओं की भी चर्चा करी थी, तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, योजनाओं के बारे में पता चलेगा और सवाल वहां से जरूर आएंगे। अब यहाँ पे उसकी लिंक हमने दे दी है इस वीडियो में ही। ये आप प्लेलिस्ट आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1 वीडियो की लिंक। तो पीडीएफ आपको पता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं प्रोवाइड करता हूँ। और सीजीएल झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेई और जेपीएससी सबके यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको कैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ और यहाँ पे टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारा जो झारखंड का बजट है 2022-23, ये 3 मार्च 2022 को पास हुआ। ये पास करती है फाइनेंस। आपको पता है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है वो करती है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये समझिए कि ये हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था झारखंड विधानसभा में यह बजट। सवाल ये आता है कि क्या बजट को सिर्फ वित्त मंत्री ही पेश कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बजट को कोई भी पेश कर सकता है, तो यहाँ पे वित्त मंत्री होना कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ये जो है सबसे वयस्क, मतलब सबसे सीनियर एमएलए है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे वयस्क में, एज में मैं बात कर रहा हूँ, सबसे एजड जो है ये क्या है, तो एमएलए है, विधायक है। अगली बात हम लोग बात करें तो श्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। हेमंत सोरेन जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, दुमका से और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। दुमका विधानसभा क्षेत्र भी उन्होंने जीता और बरहेट विधानसभा क्षेत्र जो कि पड़ता है साहिबगंज जिला में, वो भी जीत लिया। उसके बाद दुमका वाला सीट उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 2 जगह से आप बन के रह नहीं सकते विधायक, तो उन्होंने दुमका वाला सीट छोड़ दिया। तो यहाँ पे बसंत सोरेन जी जो कि जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज कर ली। और अभी हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिएगा इन चीजों को। आगे हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। इसके संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर इसमें क्या चीजें हुई, क्या क्या यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, रांची में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक बृहद रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 11,660 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो यहाँ पे रीडिंग रूम का जो है निर्माण कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा? तो रांची में कराया जाएगा। इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। दूसरी चीज, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या चीज होगा इसमें देख लीजिए। हेमंत सरकार ने बजट में, एक्चुअली अभी बजट में बताया गया है कि ये लॉन्च की जाएगी। और इसमें क्या होगा देखिए, हेमंत सरकार ने बजट में गरीब छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किया है। गरीब छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की यहाँ पे घोषणा की गई है, और इस योजना के तहत छात्र बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए पढ़ाई के लिए लोन ले सकेंगे। तो क्रेडिट कार्ड से हम लोग जनरली क्या करते हैं, लोन लेते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें आप काफी कम इंटरेस्ट में लोन ले सकेंगे। और गुरुजी की हम लोग बात करें यहाँ पे, चूंकि ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो हमारे गुरुजी किसको कहा जाता है झारखंड में? तो गुरुजी विश्वम गुरु कहा जाता है शिबू सोरेन जी को। ठीक है, जो कि हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं, जेएमएम के फाउंडर मेंबर में से हैं, संस्थापक में से हैं। साथ ही साथ जेएमएम अभी यहाँ पे मैं बता दूं कि शिबू सोरेन जी ये जो है राज्यसभा में अभी एमपी है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि वो सांसद है राज्यसभा में। ठीक है, और वो जेएमएम के हैं। जब यहाँ पे इतनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि अभी राज्यसभा में टोटल सीट झारखंड की है 6, जिसमें जेएमएम की 1 सीट है, जिसमें शिबू सोरेन जी हैं। उसके बाद बीजेपी की 4 है, याद रखिएगा, और कांग्रेस की 1 सीट है। ठीक है, मतलब हो गया 4 + 1 6 सीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं की पॉइंट्स। क्षेत्र विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। तो अब हमारे रांची में भी साइंस सिटी खुलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष में दुमका एवं देवघर में तारामंडल की स्थापना की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं दुमका जिले से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो तारामंडल खुलने के बाद ये और भी अच्छी चीज हो जाएगी। उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2000
ये डेटा आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये डेटा आपको याद रहेगा नहीं, इसलिए ये डेटा को छोड़ जाइए। ठीक है, हमने डेटा दे दिया है कि कुछ लोगों को डेटा पढ़ना पसंद है तो डेटा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? ऋण पास कांके, ठीक है, कांके आपको पता है कि यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है, तो जो कि रांची में पड़ता है। और रांची की जब बात होती है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि झारखंड जो हमारा राज्य है, ठीक है, झारखंड जो राज्य है, यदि आप मैप बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये रांची आपको बीच में पड़ेगा और रांची से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और NH33 से ये गुजरती है। NH के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा NH33। तो यहाँ पे रिनपास काके रांची में पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कोई चीज काम करे तो उसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी, ये बातें की गई है। तो मेडिको सिटी से क्या होगा कि मतलब कि हेल्थ वाली सिटी ये बनाई जाएगी, ठीक है, तो आपको आराम से याद रहेगा क्योंकि कांके आपको पता है कि क्या है, कि मेंटल हॉस्पिटल है, मेडिकल के लिए फेमस है, तो यहाँ पे उसी तरह से ये कांके जो रोड है वहां पे आगे इसको और एक्सटेंशन किया जाएगा मेडिको सिटी के फॉर्म में। तो उसके बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, यहाँ से तो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है क्योंकि झारखंड सरकार 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित की थी, ठीक है, हालांकि वो मतलब कि हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री सारथी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद करिएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद झारखंड कौशल मिशन विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022-23 में, देखिए 22-23 बार बार आ रहा है ना, बजट का मतलब ही होता है कि आगामी जो वर्ष है, मतलब आने वाला जो वर्ष है, आने वाला वर्ष का मतलब क्या, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक ये क्या क्या यहाँ पे खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, वो एक तरह का आकलन किया जाता है, ठीक है, उसे हम बजट कहते हैं, ठीक है, तो यही है, याद रखिएगा। और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्त वर्ष होता है, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च का मतलब 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 1 लाख युवाओं का रखा गया है, ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसपे हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई है, कोशिश करूंगा उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब ये क्या है देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार रोजगार सृजन योजना, तो बेसिकली हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि पकौड़ा बेचिए वाला बात, ठीक है, कि पकौड़ा बेचना है, बहुत आमदनी होती है, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे आराम से देखिए। इसमें कहा गया कि आप आराम से ऋण लीजिए और अपने पैर पे खड़े हो जाइए और अपना रोजगार स्टार्ट करिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि पिछड़े एवं अभिवंचित वर्ग, गरीब लोगों को सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान, ठीक है, मतलब इसमें ऋण भी दिया जाएगा, लोन भी, और सब्सिडी भी देगी सरकार, मतलब जो आपको अमाउंट दिया जाएगा वो पूरा लौटाना नहीं है आपको, ठीक है, इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ठीक है, दिव्यांग का मतलब जो हैंडीकैप है, एवं सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत ऋण राशि का अधिकतम 40%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, इसको याद रखिएगा कि अधिकतम ऋण राशि का अधिकतम 40% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया लोन ले लिया, इसमें मैक्सिमम जो है सरकार 40,000 रुपया आपको अनुदान दे देगी और बोलेगी कि 60,000 में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आप दीजिए और 60,000 भी दीजिए। समझ गए बात? उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना को विस्तृत रूप से लागू करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का राशि दिया गया है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है, सभी डेटा को मैं नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये वाला स्कीम तो आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ योजनाएं पहले से ही चल रही है, ठीक है, जैसे हमने ये वाला जो डिस्कस किया, ठीक है, इसमें 100 करोड़ देखिए बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, तो आराम से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मरांग ओम के, ठीक है, मरांग ओम के किनको कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा जी हमारे, ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में बता दूं, हॉकी प्लेयर हैं
और मतलब थे, और हॉकी में कैप्टन थे ये। 1928 का जो हमने जो गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ओलंपिक में, आपको बता दूं हॉकी में, और वो स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय फील्ड हॉकी टीम की इन्होंने कप्तानी की थी, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद जी ने, जिसमें सबसे ज्यादा गोल उन्हीं ने दागे थे, इन्हीं के टीम में थे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज बता दूं, ये हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, ये संविधान सभा में सदस्य भी थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा में होकर, खड़े होकर बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी कही थी। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में बराक के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए, मतलब दायरा बढ़ा दिया गया, मतलब पहले से ये योजना लागू है, अब उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्राओं की, छात्र छात्राओं की, मतलब दोनों है यहाँ इंक्लूड, छात्र भी है छात्राएं भी है, की भांति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे पहले अनुसूचित जनजाति को दिया जाता था, मगर अब इसमें एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, उसके बाद इसमें अल्पसंख्यक, ठीक है, एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है। अल्पसंख्यक की बात हम लोग करें, तो अल्पसंख्यक की चर्चा जो है आर्टिकल 29 में बातें की गई हैं इससे जुड़ी हुई। आर्टिकल 29 आपको पता है कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, देखिए, छात्र छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम एवं नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, ठीक है, नदन जो आयरलैंड है एक्चुअल में, इसकी यदि प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो नदन होगा, ठीक है। नदन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि में मास्टर्स, एमफिल, ठीक है, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण हेतु वित्तीय सहायता, मतलब कि पैसा वगैरह जो है यहाँ पे देने की बात की गई है, ठीक है। तो पहले सिर्फ अनुसूचित जाति को दिया जाता था, सॉरी, अनुसूचित जनजाति को। अब इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों को भी यहाँ पे दिए जाने की बात की गई है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने पढ़ाया भी है स्टैटिक में। अब यहाँ पे देखिए करंट से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहले तो बढ़ाई किया गया है कि वन संवर्धन एवं संरक्षण के सतत प्रयासों के कारण झारखंड राज्य राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। आई थिंक राष्ट्रीय वन नीति के बारे में मैंने बताया भी है, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। झारखंड का भूगोल में जाइएगा, आपको सारी वीडियोस देखनी है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, और आपको कोई बुक नहीं देखनी पड़ेगी, इतनी गारंटी है मेरी। आगे देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसपे हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। अब भारतीय वन, देखिए वन का जो है ना सर्वेक्षण होता है कि कितना वन है, कितने पौधे हैं, ठीक है। तो ये देहरादून में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो भारतीय वन संरक्षण देहरादून के प्रतिवेदन के अनुसार 2019 से 2021 तक 11,000 हेक्टेयर वनों में वृद्धि हुई है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है, कि झारखंड का क्या स्थान है, पहला स्थान किसका है, जरूर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए, वो झारखंड का करंट अफेयर्स मैंने बनाया है, उस पर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,78,000 पौधे का रोपण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर कुल 2,56,000 पौधे रोपण का प्रस्ताव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार के कई बार एसएससी में ऐसा पूछा गया सवाल कि इस बार जो है सरकार कितनी पौधा रोपण करने जा रही है, तो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, 2,56,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे है। और इस वित्त वर्ष का मतलब है कि अभी जो वित्त वर्ष चल रहा था, मतलब 2021-22, ठीक है, जो कि अभी मार्च में खत्म हुआ, क्योंकि मार्च अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, इसीलिए। तो इस वित्तीय वर्ष में 1,78,000 पौधे का रोपण कार्य जो है किया जा रहा है। तो ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नदी की हम लोग बात करें, तो नदी के किनारे जो पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या देखिए, नदी तट पर वृक्षारोपण के तहत सभी 24 जिलों में 753 किलोमीटर नदी तट वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल पूछा गया था इस तरह से, ठीक है। बस डेटा चेंज हो रहा है, पहले का डेटा कुछ और था, जो कि भूल जाइए, ठीक है। तो 24 जिले आपको याद रखने हैं, 753 किलोमीटर नदी तट, तो ये भी याद रखिएगा। इस वित्तीय वर्ष में 93 किलोमीटर नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जा रहा है, मतलब एडवांस में कार्य किया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें तो आगामी वित्तीय वर्ष में 115 किलोमीटर नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 753 जो है वो संपन्न हो गया, खत्म, ठीक है। उसके बाद 93 किलोमीटर अग्रिम जो है कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ज्यादा कर लिए। उसके बाद 115 किलोमीटर का जो है अग्रिम कार्य, मतलब कि अब
प्रस्तावित है, अगली जो वित्त वर्ष होगी उसमें हम लोग करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। उसके बाद नामकुम में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोडायवर्सिटी पार्क जो है उसको विकसित करने का जो काम है वो कहाँ का किया जा रहा है, तो नामकुम में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, ठीक है, तो पलामू टाइगर जो रिजर्व है, ठीक है, अब यहाँ पे अनुदान के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत पलामू व्याघ्र आरक्ष में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आप डेटा याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे स्टैटिक सवाल पूछे जाते हैं। इस पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बार बार वीडियो बना रखा है, क्योंकि यदि मैं सब में बताता चलूँ पूरा डिटेल में तो ये वीडियो 10 घंटा का हो जाएगा। समझ रहे बात? तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसको आराम से पढ़िए, उसके बाद टॉपिक वाइज वीडियो देखिए आराम से। एक दिन में तो काम नहीं होगा वो। राज्य गठन के समय पथों की जो लंबाई है, रोड की जो लंबाई है वो कितनी है, 5400 किलोमीटर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बढ़कर अब 12,000, ठीक है, 736 किलोमीटर हो गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि सरकार कह रही है कि पहले 5400 किलोमीटर थी, अब ये 12,000 हो गई है। मतलब सरकार कह रहा है कि मतलब कि हमने ये काम किया, लेकिन हमने नहीं काम किया है, कि राज्य गठन के समय ये बात हो रही है कि राज्य जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, आपको पता है झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि 25 अगस्त 2000 को इसके लिए जो है बिल आया था, बिहार पुनर्गठन बिल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा झारखंड बना। एक सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के किस भाग को काट कर झारखंड बनाया गया, तो दक्षिण भाग को। ठीक है, बिहार का दक्षिण मतलब बिहार, आपको पता है झारखंड ये मैप है, ठीक है, इस तरह से मैप है, और इधर में आपको जो है झारखंड बिहार मिलेगा, बिहार। तो बिहार का तो ये झारखंड जो बिहार का आप देखेंगे यहाँ पे, तो बिहार का ये साउथ हो गया ना, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बिहार का ये साउथ है। ठीक है, लेकिन ये सवाल पूछा जाए कि झारखंड के नॉर्थ में क्या है, तो बिहार होगा, झारखंड के नॉर्थ में बिहार है। ठीक है, मगर बिहार के साउथ में, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, आपको पता है यहाँ पे, और साउथ में आपको क्या मिलेगा, तो उड़ीसा मिलेगा, और आपको वेस्ट में दो स्टेट मिलेंगे, यूपी और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो है परिवहन से संबंधित साहिबगंज जिला, मैंने बताया था कि साहिबगंज जिला में कई सारे यहाँ पे चीजें की जाएगी और बहुत फोकस में रखिएगा आप। देखिए यहाँ पे दिया गया है, साहिबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदीक इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहिबगंज सड़क, रेल एवं जल तीनों मार्गों से होते हुए एक मल्टी मॉडल हब के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार इसे वायु मार्ग से भी जोड़कर साहिबगंज ही नहीं बल्कि समझ तरह की आर्थिक, मतलब कि अब यहाँ पे साहिबगंज में हवाई अड्डा बनाने की बात हो रही है। देवघर में जो है ऑलरेडी आपको पता है, अब यहाँ पे अब साहिबगंज में भी बनेगा। आगे हम लोग बात करें तो रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या देखिए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना, ये केंद्र सरकार की योजना, तो सवाल पूछा जा सकता है कि आरडीएसएस किसकी योजना है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो आंसर होगा केंद्र सरकार की। अब इसमें झारखंड सरकार ने कहा कि हम शामिल होंगे। अब इसमें शामिल होने के लिए देखिए, इस योजना के तहत लगभग 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें बिजली नेटवर्क का विस्तार होगा, उसमें आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। मतलब कि जैसे हम लोग सिम लगाते हैं ना मोबाइल में, प्रीपेड पहले से आप पेड कर दीजिए, उसके बाद आपको फोन कॉल करने के लिए मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, पहले से आप प्रीपेड मीटर लगा लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को पैसे वसूलने में आसानी होगी। ठीक है, और चोरी वगैरह, बिजली चोरी वगैरह में भी इसमें आसानी होगी, अब मतलब रुकेगी ये। उसके बाद नगर विकास एवं आवास की हम लोग बात करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। ठीक है, नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन है, यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। जो सही आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं हट कर दूंगा, तो समझ जाइएगा वो सही आंसर है, मैं खुद भी कमेंट कर दूंगा। चलिए उसके बाद रांची के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के निमित्त 2 फ्लाईओवर। ठीक है, रांची में क्या किया जा रहा है कि वहाँ की ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए इन्होंने फ्लाईओवर की बात की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरकार के वित्तीय वर्ष में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ करने का यहाँ पे योजना है। उसके बाद की पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहाँ की पॉइंट्स हमने लिखा इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य गठन के बाद पहली बार रांची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद राज्य में पर्यटन नीति 2021 लागू है, जो अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें खेलकूद की, तो खेलकूद हेतु आधारभूत संरचना का विकास, मतलब कि झारखंड में खेल का बढ़ावा मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो कि यहाँ पे कई सारी चीजें करनी होगी। उसके लिए क्या किया गया, देखिए कि उसके लिए यहाँ पे सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड की राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कहाँ पे राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है बजट में। तो इंपॉर्टेंट है, रांची आंसर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना करोड़ उतना आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या देखिए, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची में एक राज्य स्तरीय जो भौगोलिक सूचना तंत्र है, ठीक है, जीआईएस प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची में है। ठीक है, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। और आपको पता है कि जब भी कुछ यहाँ पे आपदा आती है तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि पहले ये बता देती है कि अभी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीजें ये करती है। युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से तथा हमर अपन बजट, देखिए सवाल ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो बजट का नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो हमर अपन बजट दिया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और हमर अपन बजट का मतलब ये हुआ कि इन्होंने हमर अपन बजट इसलिए रखा था झारखंड सरकार ने, क्योंकि झारखंड सरकार ने सुझाव भी मांगे थे कि आप सुझाव दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 लोगों को पुरस्कृत करने की, मतलब प्राइज देने की बात भी की गई थी। पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब इसके लिए देखिए, अब युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए, मतलब कि आप अपना क्या करेंगे, स्टार्टअप यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए विकसित करने के लिए यहाँ पे स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव है। और इसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि काफी कम है। आगे हम लोग बात करें सूचना एवं जनसंपर्क। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, लोकतंत्र के चतुर्थ, हमने लोकतंत्र की बात करी थी, डेमोक्रेसी। तो सरकार के आपको पता है कि जो है 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है कि नियम कानून को मतलब कि इम्प्लीमेंट करना। दूसरा है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या हुआ, विधायिका का के बारे में हमने पिछली बार में चर्चा किया था कि विधायिका में संसद होता है केंद्र में, और राज्य में क्या होता है, तो राज्य में आपका क्या होता है, तो राज्य में ये विधानसभा होगा। और किसी किसी स्टेट में विधान परिषद भी है, 6 स्टेट में है, जैसे बिहार में भी आपको विधान परिषद मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी इकाई। और तीसरा हमने बताया था न्यायपालिका, मतलब जो जजमेंट देने का काम करता है। और चौथा जो स्तंभ है वो है क्या, तो मीडिया। ठीक है, मतलब पत्रकार वगैरह, वो जो है चौथा स्तंभ है, याद रखिएगा। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विधायिका क्या करेगी, नियम बनाएगी। कार्यपालिका उस नियम को इम्प्लीमेंट कराएगी, और यदि आपने जो है सही तरह से माना नहीं उसको, तो न्यायपालिका क्या करेगी, आपको दंड देने का काम भी वो करेगी। ठीक है, या विधायिका ने ऐसा नियम बना दिया जो कि गलत है। ठीक है, जैसा कि कोई नियोजन नीति जो गलत है, जैसे अभी नियोजन नीति में कुछ त्रुटियां हैं, आप देख पा रहे हैं, न्यायालय में गया है मामला। ठीक है, बहुत इजीली समझिए, बहुत आसान चीज है, कुछ है नहीं इसमें। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, मीडिया पत्रकारों को क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ सुविधाएं दी गई है। ठीक है, तो सुविधाएं क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसका उदाहरण अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रांची प्रेस क्लब। ठीक है, रांची प्रेस क्लब भवन सुचारू रूप से संचालित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवघर धनबाद में प्रेस क्लब निर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि हाईलाइटेड है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे झारखंड राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लागू ये की जाएगी, और झारखंड राज्य पत्रकारों को बीमा दिया जाएगा, मतलब उनका एलआईसी टाइप का होगा। अब इसमें क्या चीजें की गई है, देखिए ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीमा लागू होने की तिथि से बीमा धारक,
मतलब बीमा जो जिन्होंने पॉलिसी करवाई है, ठीक है, मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लीजिए मीडिया जो कर्मी है, मान लीजिए कि वो कोई क्या है, फीमेल है, मान लीजिए मतलब महिला है, तो महिला के केस में उसका पति होगा। लेकिन मान लीजिए पति पति, ठीक है, मान लीजिए ये कोई मीडिया कर्मी मेल है, ठीक है, तो मेल के केस में क्या होगा, तो मेल के केस में उसकी पत्नी को, ठीक है, क्योंकि बीमा है, और बीमे बीमा का मतलब है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और बीमा का मतलब ही ज्यादा होता है कि बीमा करवाया जाता है कि भाई टपकने के बाद जो है आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। मान लीजिए कोई मतलब कि बीमा धारक है, ठीक है, मान लीजिए कोई मीडिया कर्मी है, पुरुष है, अब मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बहुत दुख की बात है, यदि मान लेते हैं किसी की मृत्यु हो गई, अब उस कंडीशन में क्या होगा, उसके यदि ये मेल है तो उसकी पत्नी को क्या मिलेगा, पत्नी या 21 वर्ष तक की, मतलब 21 वर्ष तक के यदि उनकी बेटा बेटी है, ठीक है, दो, लेकिन अविवाहित होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि शादीशुदा लोगों को नहीं मिलेगा ये, अविवाहित जो इनके बच्चे होंगे उनको ये मिलेगा, ठीक है, लाभ। इसमें नियमित प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दैनिक जागरण ले लेते हैं, तो दैनिक जागरण, ठीक है, तो दैनिक जागरण यहाँ पे क्या करेगी, देगी कितना, 20% देगी, और राज्य सरकार 80% देगी। मान लीजिए 100 रुपया का बीमा कराया गया, इसमें 80 रुपया जो है सरकार देगी और 20 रुपया दैनिक जागरण देगी, समझ रहे हैं बात। तो ये यहाँ पे की गई है।